नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार आपके सामने हरियाणा से। दोस्तों, डायलिसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा भी 5-6 साल डायलिसिस चला। डायलिसिस में बहुत सारी परेशानियां आती है दोस्तों। जो डायलिसिस पेशेंट है उनको अच्छी तरह पता है क्या क्या परेशानियां आती हैं। और कुछ डायलिसिस पेशेंट को चीजें पता होती हैं कि भाई हाँ, ये सारी चीजें हमें देख रेख करनी है ताकि मुझे डायलिसिस के टाइम पे जो 4 घंटे हम डायलिसिस करवाते हैं उसके अंदर कोई परेशानी ना हो दोस्तों। फिर ठीक ठाक से डायलिसिस कंप्लीट हो जाए, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए ताकि हम घर से आए डायलिसिस कराएं और ठीक ठाक तरीके से घर वापस चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट हैं जिनको पता होता है, कुछ बुजुर्ग पेशेंट हैं, कुछ जवान पेशेंट भी है जो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं चीज़ों को। इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। और और कोई बुजुर्ग पेशेंट हैं उनके साथ में कोई बुजुर्ग पेशेंट को तो अपने आप कुछ पता होता नहीं है क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पहले के आदमी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी कुछ पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपना इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके साथ में जो आते हैं रिश्तेदार, उनके बेटे आते हैं, बहू आती है या भाई आते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का ताकि डायलिसिस के दौरान कोई परेशानी ना हो। तो जनरली देखा गया है कि डायलिसिस के दौरान दोस्तों मुझे भी कई बार हुआ ये चीजें। आपके आपके जब डायलिसिस कराते हैं आप, आपके साथ भी हुआ होगा दोस्तों। मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या रीजन होते हैं इन चीजों के। तो डायलिसिस 4 घंटे की होती है, उसके अंदर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। 5-6 साल में कम से कम 4-5 बार मेरे साथ ये परेशानियां हुई हैं और बहुत गंभीर परेशानियां हो जाती हैं। तो जनरली देखा गया है कि एक तो बुखार, हम बुखार की बात करेंगे। उसके बाद हम ठंड की बात करेंगे, जो ठंड लगती है, बुखार आता है, ठंड लगती है। एक तीसरी चीज है, उल्टी भी होती है काफी पेशेंट को। तो ये तीनों चीजें होती है दोस्तों। लेकिन क्यों होती हैं तीनों चीजें? सबसे पहले हम बात करेंगे बुखार की। डायलिसिस के टाइम पे जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस टाइम बुखार क्यों होता है डायलिसिस स्टार्ट शुरू होने के बाद? इसमें 4-5 कारण है दोस्तों, जो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि पेशेंट का क्या डायलिसिस शुरू होने से पहले कोई तबीयत खराब थी, कोई बुखार तो नहीं था, या कुछ थकावट महसूस हो रही हो, कमजोरी महसूस हो रही हो। तो क्या वो चीज तो नहीं थी दोस्तों? अगर ऐसा कुछ था तो उसकी वजह से भी बुखार आ सकता है आपको, क्योंकि पहले से ही आपकी तकलीफ है बॉडी में। तो उसमें तो आपका खुद का ही वो रहता है कि भाई बॉडी पहले से ही दिक्कत चल रही है। तो डायलिसिस के दौरान क्या होता है, बीपी अप डाउन होता है, सब कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, आपका ब्लड निकलता है बाहर, ब्लड वापस अंदर जाता है, सारी चीजें हैं, पैरामीटर सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से आपको बुखार आ जाता है। नंबर 2 हम बात करेंगे पानी। जो जो मशीन में पानी जाता है, आरओ वाटर जाता है, कई बार उसके अंदर आरओ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता ढंग से। उसकी वजह से भी मशीन एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीजें और उसकी वजह से भी कई बार बुखार आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका डायलिसिस करने का तरीका है, डायलिसिस कैसे होनी चाहिए, क्या तरीके से। कई बार क्या होता है, कोई टेक्नीशियन नया होता है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो सीख ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपका डायलिसिस जब स्टार्ट होती है तो वो गलत तरीके से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस हो जाता है चीजें। वो जानबूझ से कोई नहीं करता, सब चीजें अनजाने में हो जाती है, लेकिन लास्ट में भुगतना पेशेंट को पड़ता है क्योंकि उसको बुखार आ जाता है। और बुखार आना मतलब डायलिसिस के दौरान हालत खराब होती है दोस्तों। और वो गलत तरीका क्या होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। जैसे आपने डायलिसिस स्टार्ट की, आपका जो सबसे पहले नीडल लगाते हैं हाथ में फिस्टुला के अंदर, तो वो साफ सफाई अच्छी तरह नहीं हो पाती है, उसमें हाथ में इन्फेक्शन रह जाता है। या जो नीडल रहती है उसके अंदर हाथ लग जाता है कोई विदाउट ग्लव्स पहने हुए। ग्लव्स नहीं, कई बार ग्लव्स नहीं होता है या होता है तो इग्नोर कर देते हैं टेक्नीशियन, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन का डर रहता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी बुखार आ जाता है। पानी जो आप लगवाते हो दोस्तों, आपको आइडिया नहीं होता। कई बुजुर्ग पेशेंट हैं, उनको आइडिया नहीं होता पानी कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है। तो टेक्नीशियन ही रिकॉर्ड रखते हैं, अपने फाइल मेंटेन करते हैं कि भाई लास्ट टाइम कितना पानी लगा था, कितना बढ़ा है पानी, वेट इंक्रीज कितना हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से पानी की सेटिंग करते हैं कि कितना फ्लूइड निकालना है बॉडी से। तो बाई चांस अगर कोई टेक्नीशियन नया आ जाता है, वो फाइल नहीं पढ़ पाता है, या कुछ रीजन हो जाता है, या फिर आप ही बता देते हैं कि नहीं इस बार मैंने पानी ज्यादा पिया है तो आप पानी ज्यादा लगाइए। लेकिन वो पानी आपका आपका थोड़ा बहुत यूरिन आउटपुट होता है तो उसमें निकल जाता है। कई बार गर्मी ज्यादा होती है तो पसीना आता है, तो पसीने से भी पानी बॉडी से पसीने के थ्रू निकल जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा गलत आइडिया लग जाता है कि भाई आपका पानी कितना है बॉडी में, कितना नहीं है, वेट इंक्रीज ज्यादा, आप सोचते हैं पानी ज्यादा पी लिया, लेकिन वो पानी निकल जाता है कुछ यूरिन के माध्यम से, कुछ अगर जिसको यूरिन आता है उसको यूरिन के माध्यम से, किसी को पसीने के माध्यम से। तो इस हिसाब से थोड़ा सा पानी का अप डाउन जो है वो मतलब सेटिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से पानी कई बार ज्यादा निकल जाता है, कई बार कम निकलता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा बुखार आने के चांसेस होते हैं।
आखिरी में बात करूंगा इसमें कि मशीन की प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। कई बार मशीन फुली एफिशिएंट नहीं होती है, कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मशीनरी है दोस्तों, मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आखिरी में भुगतना पेशेंट को ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली जो डायलिसिस करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? पेशेंट करवा रहा है दोस्तों। तो पेशेंट करवा रहा है तो पेशेंट को तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुखार आएगा, बुखार में हालत खराब हो जाती है। और बुखार अकेला नहीं आता दोस्तों, इसके साथ ठंड भी लगती है, कई बार उल्टी भी आती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो ठंड हम बात करेंगे अभी नंबर 2 ठंड की। शिवरिंग शिवरिंग जो डायलिसिस के दौरान शिवरिंग होती है, अ, मुझे भी हुई है। कुछ चीजें इग्नोर करी मैंने, उसकी वजह से कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, वो उस चीजों की वजह से ठंड क्यों लगती है दोस्तों? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। आपका मौसम सर्दी का होता है, ठंड का, तो उसमें विंटर सीजन में आप कपड़े पूरे नहीं पहन पाते हैं जब डायलिसिस स्टार्ट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायलिसिस, क्योंकि एसी चलता नहीं है उस टाइम, बाहर आपका ठंड होता है, अंदर आते ही आपका पूरा पैक रहता है डायलिसिस सेंटर। तो उसमें आपको थोड़ा गर्मी लगती है, गर्मी लगती है तो आप जो सर्दी के कपड़े पहन के आए हुए हैं वो आप निकाल देते हैं। डायलिसिस स्टार्ट होती है, फिर आपको कभी सर्दी लगती है, कभी कुछ लगता है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो होता है प्लस माइनस, तो उसकी वजह से डायलिसिस में ठंड लगती है। गर्म कपड़ा जैसे है, गर्म कपड़े की वजह से जैसे आप निकाल देते हैं गर्म कपड़ा अंदर आके, गर्मी लगती है। डायलिसिस पेशेंट का ये सबसे बड़ा वो है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। डायलिसिस के दौरान 4 घंटे ये मान लीजिए आप जिंदगी और मौत से लड़ते हैं दोस्तों, जर्नली, मतलब ये चीजें होती हैं। उसमें ये मान लीजिए डायलिसिस के दौरान कि आपने दोबारा जन्म लिया, दोबारा जन्म लेके आप वापस घर जा रहे हैं। हर बार डायलिसिस में यही होता है दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता कि 4 घंटे के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डायलिसिस के दौरान, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, आप डायरेक्ट एसी के नीचे, आपका जो बेड है वो डायरेक्ट एसी फ्लो, अगर गर्मी में आप डायलिसिस करवा रहे हैं, गर्मी में ठंड लग जाती है दोस्तों, तो डायरेक्ट एसी का फ्लो है जो आपके बेड के ऊपर है। तो ये चीजें होती हैं। जब मान लीजिए एक रूम है, हॉल है, उसमें 4 या 6 बेड लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एसी का जो टेम्परेचर है, एसी का फ्लो है जो आपके बेड के ऊपर आ रहा है, तो तब भी ठंड लगती है। अब ठंड लगती है तो आपने एसी बंद करवा दिया, एसी बंद करवा दिया तो बाकी जो 4-5 पेशेंट हैं जो उस रूम में हैं और एसी एक ही है, तो उसमें क्या होता है, बाकी पेशेंट को गर्मी लगती है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई एसी चलाओ। एसी 5 पेशेंट बोलेंगे एसी चलाने की, तो एसी चलता है, फिर एसी चलता है तो फिर उसको फिर ठंड लगती है, तो फिर वो 1 कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल उसको डालना पड़ता है। तो वो भी रीजन है दोस्तों, क्योंकि एक हॉल के अंदर सिंगल रूम में इतना ज्यादा, क्योंकि सिंगल रूम की डायलिसिस जो है अपने हिसाब से सेल्फ करवाना, वो हर एक के बस की बात नहीं है दोस्तों, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए एक हॉल होता है, 5, 6, 7, 8, 10, 20 मशीनें होती हैं, डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एरिया टू एरिया। तो उसके हिसाब से 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी, तो सभी के हिसाब से तो वो रूम जो है वो एसी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है, किसी का तबीयत पहले से खराब है, किसी की एकदम फिट है। जो एकदम फिट बंदा है और जवान है, फिट है, 30 साल 40 साल का है, 50 साल के बीच का है, तो उसको ठंड कम लगेगी, और एक 60 साल 70 साल का पेशेंट है, उसको ठंड ज्यादा लगती है दोस्तों। तो ये एक कारण है कि भाई डायरेक्ट एसी का इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से भी होता है। अपनी बॉडी के ऊपर भी होता है कि अपनी बॉडी कितनी कमजोर है, कितना सस्टेन कर रही है, ठंड को या गर्मी को कितना सस्टेन कर पा रही है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है आपकी बॉडी का। क्योंकि डायलिसिस में तो, डायलिसिस जब एक बार किडनी खराब हो गई, डायलिसिस स्टार्ट हो गई, तो इम्यूनिटी सिस्टम तो एकदम ये मान लीजिए आपका ना के बराबर रह जाता है। इन्फेक्शन दोस्तों, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन इन्फेक्शन के मैंने पहले बताया, जैसे बुखार होता है तो उसमें सिरिंज लगाते समय और स्टार्टिंग में साफ सफाई का ध्यान ना रखना, उसकी वजह से भी होता है। ठंड में भी ऐसी होता है दोस्तों, इन्फेक्शन की वजह से भी ठंड हो जाती है। तो इन्फेक्शन और भी 2-3 रीजन है जिसके इन्फेक्शन चांसेस उसके ज्यादा ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन के। जो साफ सफाई का, मेनली साफ सफाई का है, मशीन की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, मशीन खराब हो जाती है कई बार, आरओ पानी की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ, डायलिसिस की वजह से, मतलब जो डायलिसिस है, ट्यूबिंग है, जो सारी चीजें सिस्टम है दोस्तों, थोड़ा करके सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है। अभी मैं बात करूंगा कि आपको ये उल्टी के बारे में दोस्तों, उल्टी क्यों होती है? तो उल्टी का काम मेन रीजन होता है कि बीपी आपका अप डाउन हो जाता है। डायलिसिस में ये आम बात है दोस्तों, बीपी अप डाउन, तो इसलिए आपको हर आधे घंटे में कम से कम बीपी मॉनिटर कराना चाहिए, चाहे आप जवान हो चाहे आप बुजुर्ग हो। बीपी का ध्यान रखिए दोस्तों। और बीपी का ध्यान कैसे रख पाएंगे? आपने देखा होगा डायलिसिस पेशेंट जो होते हैं वो आते हैं, डायलिसिस स्टार्ट होती है 15 से 20 मिनट में सो जाते हैं बेड के ऊपर, क्योंकि थकावट हो जाती है, नींद आती है उनको, और सो जाते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, कि हमें डायलिसिस पेशेंट को मतलब, या उसके साथ में रिलेटिव हैं, वो अगर बैठे हैं डायलिसिस पेशेंट के पास में, या डायलिसिस पेशेंट खुद अगर अपना ना सोए, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है सोने के बाद, आपको पता नहीं चलता चीजें, काफी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। मेरे साथ हुआ है एक बार, और मेरे एक दूसरे, बाद में पता चला था अगले दिन कोई पेशेंट आया था, उसके साथ में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो प्लीज सोइए मत। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरी मशीन के अंदर जो एक वो इंजेक्शन लगता है जिसमें आपका ब्लड को पतला करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, हेपरिन का।
सभी मशीनों में लगता है, मैक्सिमम में सभी सभी लगाते हैं। तो वो खून पतला करने के लिए, ताकि आपका ब्लड का फ्लो अच्छा रहे। है? तो एक दिन मशीन पे लगा हुआ था, अचानक से वो इंजेक्शन निकल गया। इंजेक्शन निकल गया तो मेरी किस्मत अच्छी थी दोस्तों कि एक टेक्नीशियन सामने ही खड़े हुए थे। उन्होंने फटाफट देखा, फटाफट उसको हैंडल कर दिया। नहीं तो मेरा ब्लड लॉस हो गया था दोस्तों। मेरा ब्लड लॉस हो गया था दोस्तों। ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए हुआ था। ऐसे ही मेरे कलीग थे, उन्होंने साथ में डायलिसिस कराते थे, तो एक दिन छोड़ के आते थे मेरे से अल्टरनेट डे पे। मुझे जब मैं अगली बार गया देखा तो पता चला कि उनका डायलिसिस के दौरान वो सो जाते थे। मतलब डायलिसिस स्टार्ट हुई 15-20 मिनट में वो सो जाते थे। थोड़ा वेट ज्यादा था उनका, तो उनको नींद आती थी, वो सो जाते थे। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सोते रहते थे। उनका क्या हुआ, ऐसे जैसे मेरी प्रॉब्लम हुई, इंजेक्शन निकल गया, उनका भी ऐसे इंजेक्शन निकल गया। उसमें से जो इंजेक्शन के अंदर जो पाइप लगा होता है, वो जिसमें जाता है वो निकल गया, और वो पाइप से धीरे धीरे ब्लड बाहर मशीन से जाता रहा, आपका बॉडी का वेट ब्लड ब्लड निकलता रहा। कोई टेक्नीशियन पास में नहीं था, क्योंकि मेरी तरह किस्मत अच्छी नहीं थी उसकी। तो तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 यूनिट उसका ब्लड वेस्ट हो गया, जमीन में गिर गया दोस्तों। क्योंकि टेक्नीशियन तो हमेशा आपके पास सामने खड़े रहेंगे नहीं दोस्तों। तो इसमें किसकी गलती मानेंगे हम? ना तो टेक्नीशियन की गलती है, और ना ही पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट तो सो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको हुई? पेशेंट को ही। 1.5 से 2 यूनिट ब्लड लॉस हो गया। तो क्यों हुआ लॉस? क्योंकि पेशेंट सो गया था। क्योंकि टेक्नीशियन 100% आपके पास नहीं रहेगा, या तो रिलेटिव हो आपका, वो बैठा हो। और जनरली हॉस्पिटल में देखा गया है कि रिलेटिव वगैरह को बैठने नहीं देते डायलिसिस के टाइम पे। आपको बाहर बिठा देंगे, अपना रूम के बाहर जाओ, वहां बैठो डायलिसिस पेशेंट। बीच में आधे घंटे में 1 घंटे में मिलने आ सकते हैं, तो वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज परमानेंट बैठने के लिए, जब तक ज्यादा सीरियस पेशेंट ना हो तब तक अलाउ नहीं करते लोग। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो डायलिसिस पेशेंट है, ध्यान रखिए। डायलिसिस के दौरान पे सोइए मत। 4 घंटे हैं, आप घर में जाके सो जाइए, आराम से नींद पूरी करके आइए दोस्तों। और डायलिसिस के दौरान मत सोइए आप। ये बहुत बड़ा रिस्क लेके आप रहते हैं डायलिसिस के दौरान। मैं कभी डायलिसिस के दौरान कभी नहीं सोया दोस्तों। 4 घंटे मुझे टेंशन रहती थी कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कभी नहीं सोया मैं। हाँ, 2-4 मिनट आंख लग गई, 5 मिनट आंख लग गई, 10 मिनट, तो वो अलग बात है। लेकिन इससे ज्यादा मैं कभी नहीं सोया दोस्तों। ना ही सोना चाहिए किसी को भी। किसी को भी नहीं सोना चाहिए। अपना गाना सुन लो, मोबाइल देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज मत सो आप। तो मैं बात कर रहा था उल्टी के बारे में। बीपी अप डाउन हो जाता है, आप बीपी चेकअप नहीं कराते, क्योंकि सो जाते हैं 4 घंटे, टेक्नीशियन भी फ्री हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ये तो सो रहा है बंदा। तो इसलिए कोई बात नहीं, जब उठेंगे तब बीपी चेक कर देंगे। क्योंकि सो रहे हैं तो टेक्नीशियन भी सोचता है कि किसने डिस्टर्ब किया, नींद आ रही हो तो सोने दे। तो दूसरा है, यूरिया भी अप डाउन हो जाता है मशीन की वजह से। कई बार आपका यूरिया कम होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपको उल्टी आ जाती है दोस्तों। पानी का फिर मैं बात करूंगा। पानी पानी अगर आपका होगा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से भी मशीन ढंग से क्लीन नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से भी आपका उल्टी आ सकती है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन दोस्तों, ये फीवर है आपका, शिवरिंग है और वॉमिटिंग है, ये तीनों इन्फेक्शन एक मेजर कारण है, बड़ा कारण है इन्फेक्शन। चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन लगने के डायलिसिस के दौरान। 4 घंटे जो है, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, साफ सफाई का। खुद भी साफ सफाई, नहा धो के आना है दोस्तों। और जाने के बाद भी नहाना धोना है, साफ सफाई रखने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। हैंड वॉश करना है। कोई भी आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं बीच में, तो अपना सैनिटाइजर लेके जाइए साथ में, या हॉस्पिटल में रहता है उससे सैनिटाइज करके तभी आप खाना खाइए। बिना उससे मत खाना खाइए दोस्तों। इन्फेक्शन बहुत ध्यान देना है इन्फेक्शन के लिए। पानी अप डाउन लग जाता है कई बार, पानी ज्यादा लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, तो वो आपको भी पता नहीं होता, टेक्नीशियन को भी पता नहीं होता। कई बार सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की गलती नहीं होती दोस्तों, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आपसे कि ये चीजें कैसे कंट्रोल हो सकती है। ये चीजें दोस्तों कंट्रोल होने, मतलब 4-5 चीजें हैं। तो मशीन हो गया, पानी हो गया, और पेशेंट खुद हो गया, टेक्नीशियन हो गया। ये 4 पॉइंट हैं जो जिसके चारों तरफ घूमती हैं चीजें। तो इसका ध्यान देना है दोस्तों। सोना नहीं है डायलिसिस के टाइम पे। सिर्फ 4 घंटे की बात है दोस्तों, 4 घंटे आपको नहीं सोना है। आप किसी से बात करते रहिए, फोन पे टाइम स्पेंड कीजिए, गाने सुन लीजिए, तो मत कीजिए, सोइए मत आप। साफ सफाई का ध्यान रखिए। मशीन आपके हाथ में नहीं है, मशीन ठीक रखना, आरओ आपके हाथ में नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो टेक्नीशियन से बात कीजिए, उन एचओडी से, हॉस्पिटल से बात कीजिए, जो भी है बात कीजिए। और एक दो पेशेंट साथ में लेके बात कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता है दोस्तों। बात करने से सारी चीजों का सोल्यूशन निकलता है। तो सेफ रहिए, अच्छे रहिए, डायलिसिस टाइम पे कराइए, और डाइट का ध्यान रखिए दोस्तों। खाना पीना खाइए कम, ज्यादा वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए और ज्यादा कमजोरी भी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। और अपना हेल्दी रहिए, यही तमन्ना है कि डायलिसिस पेशेंट ठीक ठाक रहे सब, कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है दोस्तों, अ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।